एक घने जंगल में एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा होता है ताकि वो रात होने से पहले जंगल से बाहर निकल सके। वो अपनी घड़ी पर देखता है सूरज को डूबने में अभी आधा घंटा था। वो फिर से सूरज की रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। काफी समय तक जंगल में आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि वापस नहीं जा सकते 108 लिखा हुआ बोर्ड दोबारा से उसके सामने आ जाता है। इस जगह को वो करीबन 1 घंटा पहले ही पार कर चुका था। वो समझ जाता है कि वो भटक चुका है। तभी अचानक पंछियों का एक बहुत बड़ा झुंड जंगल से दूर उड़कर जाने लगता है। जंगल में एकदम शांति छा जाती है और फिर अचानक इस आदमी को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आदमी तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने लगता है और काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जब अचानक इस आदमी के नीचे की जमीन हिलने लगती है और इसे चीखने चिल्लाने और गुर्राहट की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी एक पंछी पता नहीं कहां से आकर इस आदमी से टकरा जाता है, जिसके कारण इस आदमी का पांव फिसल जाता है और वो पेड़ से जमीन पर बहुत जोर से गिरता है, जिसके कारण उसे बहुत चोट लगती है। वो रेंगता हुआ अपने बैग से चाकू निकालकर पेड़ के सहारे बैठ जाता है। फिर अचानक इस आदमी को पहले जैसे ही चीखने चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगती है। यह आदमी उस दिशा में डरते हुए देखने लगता है जहां से यह आवाज आ रही थी। तभी कोई चीज इस आदमी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह आदमी कहता है, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर ये चीज इस आदमी को बुरी तरह से खींचते हुए जंगल में ले जाती है। इसके बाद कहानी हमें गालवे आयरलैंड में एक जानवरों की दुकान में काम करने वाली मीना की जिंदगी में ले जाती है, जो अपनी माँ की मौत से उबरने की कोशिश कर रही थी, जो 15 साल पहले उसकी गलती से हुई थी। इसके कारण वो अपनी जुड़वा बहन लूसी से भी दूर हो गई थी। एक दिन दुकान का मालिक मीना को बेलफास्ट के चिड़ियाघर में एक तोते को पहुंचाने का काम सौंपता है। मीना इस तोते को लेकर चिड़ियाघर की लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। एक लंबे सफर के बाद वो चिड़ियाघर के पते तक पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत ही घने जंगल में मौजूद था। मीना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ने का फैसला करती है और कुछ समय बाद अचानक मीना के फोन और रेडियो पर अजीब से चिन्ह दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो बंद हो जाते हैं और गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। ये वही जंगल था जहां कहानी की शुरुआत वाला आदमी मारा गया था। गाड़ी से उतरकर मीना को भी वैसा ही बोर्ड दिखता है जिस पर यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं लिखा था। ये सोचकर कि यहाँ आसपास कोई न कोई इंसान जरूर होगा, वो तोते के पिंजरे को लेकर जंगल में थोड़ा आगे जाने का फैसला करती है। वो अपनी गाड़ी से थोड़ा सा ही आगे आई होती है कि जब मदद के लिए पुकारने पर कोई नहीं आता तो वो वापस जाने का फैसला करती है। पीछे मुड़ने पर वो देखती है कि उसकी गाड़ी की जगह घना जंगल होता है। वो चौंक पड़ती है क्योंकि वो अपनी गाड़ी से बस कुछ ही दूरी पर आई थी। वो जंगल में यहाँ वहां दौड़कर अपनी गाड़ी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसकी गाड़ी नहीं मिलती। अब जंगल में अंधेरा भी होने लगा था। वो आग जलाने की तैयारी करने लगती है कि तभी उसे पंछियों की बहुत तेज आवाज आती है। अचानक बहुत सारे पंछी जंगल से बाहर की तरफ उड़ने लगते हैं। फिर एकदम से पूरी धरती हिलने लगती है और मीना को भी जंगल में चीखने चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। मीना चारों तरफ देखने लगती है कि तभी उसे तेजी से दौड़ती हुई एक बूढ़ी औरत दिखती है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। मीना दौड़ते दौड़ते एक बंकर के बाहर पहुंचती है, जिस पर एक लोहे का दरवाजा था जो अचानक खुलता है। अंदर वही बूढ़ी औरत होती है जो उसे कहती है, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। मीना बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए इस बंकर के अंदर घुस जाती है। वो बूढ़ी औरत तुरंत लोहे के दरवाजे को बंद कर सारे लॉक्स लगा देती है। इस बूढ़ी औरत का नाम मैडलिन होता है, जो मीना के पूछने पर उसे बताती है कि इस बंकर को हम द कूप कहते हैं और मैं, सियारा और डैनियल भी तुम्हारी तरह इस जंगल में भटक गए थे। इसके बाद मैडलिन, सियारा और डैनियल मीना को लेकर एक शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि एक तरह की खिड़की होती है जिसकी दूसरी तरफ से अंदर देखा जा सकता था। वो मीना को बताते हैं कि हर दिन सूरज डूबने के बाद इस जंगल में मौजूद रहस्यमयी जीव, जिन्हें ये द वॉचर्स कहते हैं, वो इस खिड़की के दूसरी तरफ इकट्ठा होते हैं और सूरज के दोबारा उगने तक हमें देखते हैं। वो मीना को ये भी बताते हैं कि रात के समय में द कूप ही एक ऐसी जगह है जिसके अंदर ये सभी इन वॉचर से सुरक्षित बच सकते हैं। रात के समय में ये खिड़की शीशे में तब्दील हो जाती है और सुबह होते ही एक पारदर्शी शीशे में। तभी मीना को बाहर से पहले जैसे ही चीखने चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें आने लगती है। मैडलिन मीना को एक कदम आगे खड़े होने के लिए कहती है और फिर अचानक मीना को तालियों की आवाजें आने लगती है। मैडलिन मीना को बताती है कि वॉचर्स द कूप के नए मेहमान से बहुत खुश हैं। मीना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है।
और अगले दिन सुबह बाकियों के मना करने पर भी कि तुम इस जंगल से निकल नहीं पाओगी, मीना इन्हें अलविदा कहकर जंगल में चली जाती है। काफी देर चलने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि दूर एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है जो उसे देखकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जो कि असल में उसकी बहन लूसी होती है। मीना डर के मारे पागलों की तरह भागने लगती है और भागते भागते अचानक जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचती है जहां से उसे दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल दिखता है। वो समझ जाती है कि इस जंगल से निकलना नामुमकिन है। वो दोबारा भटक चुकी थी कि तभी मैडलिन वहां आ जाती है जो उसे कहती है, हम सब भी यहां से निकलने की कोशिश कर हार चुके हैं मीना। फिर मैडलिन मीना को बताती है कि ये जंगल इंसानी दिमाग को भ्रम में डाल देता है और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हें पागल भी कर सकता है, लेकिन इस जंगल को समझा जा सकता है और इसमें जिंदा कैसे रहना है ये भी सीखा जा सकता है। फिर मैडलिन मीना को एक बोर्ड दिखाती है जो बिल्कुल उसी तरह का था जैसा बोर्ड मीना ने पहले देखा था। मैडलिन मीना को बताती है कि इस तरह के बोर्ड पूरे जंगल में लगे हुए हैं जो एक परफेक्ट सर्कल बनाती हैं द कूप के चारों तरफ। ये एक तरह का लैंडमार्क है जो कि द कूप से करीबन आधे दिन की दूरी पर है, जिसका मतलब है कि अगर तुम द कूप से इस तरह के बोर्ड की सीमा के भीतर हो तो तुम रात होने से पहले द कूप तक वापस पहुंच सकती हो, लेकिन अगर तुम इस सीमा से बाहर जाती हो तो तुम्हारा वापस पहुंचना नामुमकिन है। मीना के पूछने पर मैडलिन उसे बताती है कि सियरा और डैनियल के मुताबिक ये बोर्ड द प्रोफेसर नाम के इंसान ने लगाए हैं। इसके बाद ये लोग द कूप की तरफ वापस लौट जाते हैं और हर रात की तरह मीना की दूसरी रात को पहले डैनियल द वॉचर्स के सामने कुछ यहाँ वहां की बातें करता है। मीना मैडलिन से पूछती है, मैं क्या करूं? मैडलिन कहती है, तुम कुछ भी कर सकती हो जो तुम्हारा दिल करे, बस जो तुम हो वो इन्हें पेश करो। मीना की मदद करने के लिए सियरा इन वॉचर्स के लिए डांस करने लगती है। मीना को कुछ समझ नहीं आता और वो बैठकर टीवी पर लेयर ऑफ लव नाम की टीवी शो को देखने लगती है जिसके बॉक्स के पीछे प्रॉपर्टी ऑफ प्रोफेसर आके लिखा हुआ था। इसी नाम को पढ़कर शायद डैनियल और सियरा ने यह अनुमान लगाया था कि वो लैंडमार्क इसी इंसान ने लगाए होंगे जिसे वो द प्रोफेसर के नाम से बुलाते थे। अगली सुबह ये सभी खाना ढूंढने निकल जाते हैं। मीना को सियरा अपने साथ ले जाती है, जिस दौरान सियरा मीना को बताती है कि वो अपने पति जॉन के साथ यहाँ 5 महीने पहले आई थी, जो 6 दिन पहले इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में चले गए। जब तुम यहाँ आई तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने तुम्हें भेजा है। मीना कहती है, उन्हें तो गए हुए काफी दिन हो चुके हैं। सियरा कहती है, हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वो जरूर वापस आ जाएंगे। फिर मीना सियरा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या हैं। सियरा कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैडलिन के मुताबिक जो भी अपनी आंखों से वॉचर्स को देख लेता है वो पागल हो जाता है। फिर सियरा मीना को एक गुफा के पास ले जाती है और बताती है कि ऐसी बहुत सारी गुफाएं इस जंगल में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां दिन के समय में सारे वॉचर्स चले जाते हैं। मैडलिन ने हमें इन गुफाओं के पास जाने से मना किया है। हम यहाँ आए थे, उन्हें इसके बारे में मत बताना, ठीक है? कुछ समय बाद ये सभी वापस लौट आते हैं। खाना बनाते हुए मैडलिन मीना से कहती है, इस जगह जिंदा रहने के कुछ नियम हैं जो हम कभी भी नहीं तोड़ सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। जिसके बाद ये तीनों मिलकर कहते हैं, पहला, शीशे की खिड़की की तरफ कभी भी पीठ नहीं करनी। दूसरा, रात को किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलना है। तीसरा, गुफा के पास कभी नहीं जाना है। और चौथा, हर हालत में रोशनी में रहना है। फिर मैडलिन मीना को कहती है, अगर हम इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो वॉचर्स हमें कुछ नहीं करेंगे। उसी दिन रात को मीना वॉचर्स के सामने खड़ी होती है जब वो बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती है और 3 बार शीशे पर दस्तक देने के बाद कान लगाकर सुनती है। उसे सिर्फ गुर्राने की आवाजें आती हैं, जिसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है कि तभी अचानक बाहर से बिल्कुल मीना के जैसे ही शीशे पर 3 बार जोर जोर से दस्तक होती है। डर के मारे मीना और बाकी सभी लोग उठ जाते हैं। मैडलिन सभी को कहती है, बिना हिले चुपचाप खड़े रहो। इन सभी की पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ खाना ढूंढने के लिए जाती है। डैनियल मीना को बताता है कि मैडलिन एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर थी और सबसे पहले वो इस जगह में आई थी, इसलिए उसे हम सबसे काफी ज्यादा पता है इस जगह के बारे में। ये दोनों खाना ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं जब अचानक मीना को फिर से अपनी बहन लूसी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हुए मीना के पूछने पर डैनियल उसे बताता है कि वो यहाँ 8 महीनों से फंसा हुआ है। मीना कहती है, इतने समय से तुम यहाँ हो और तुमने एक बार भी वॉचर्स को नहीं देखा। डैनियल कहता है, वॉचर्स को देखने वाला कभी जिंदा नहीं बचता।
मीना तुरंत कहती है, ये भी तुम्हें जरूर मैडलिन ने बताया होगा, है ना? डैनियल कहता है, हाँ। क्या तुम मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं करती? मीना मना करते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है तुम भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हो। इसके बाद डैनियल के मना करने पर भी मीना वॉचर्स के एक गुफा के पास पहुंच जाती है। डैनियल उसे रोकते हुए कहता है, ये रूल के खिलाफ है मीना। मीना कहती है, तुम वापस कूप लौट जाओ और मैडलिन को कह देना मैं जंगल में कहीं खो गई और जीते रहना अपनी वही जिंदगी उसके रूल्स के हिसाब से। पर क्या तुम्हें दिल से इच्छा नहीं होती ये जानने की कि आखिर ये वॉचर्स है कौन? इसके बाद एक रस्सी की मदद से डैनियल मीना को इस गहरी गुफा में नीचे उतारने लगता है। मीना नीचे पहुंच जाती है। डैनियल ऊपर से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मीना, सूरज की रोशनी से बाहर मत निकलना। मीना लाइटर की रोशनी में देखती है कि इस गुफा में चारों तरफ बहुत सारा पुराना इंसानी सामान पड़ा होता है, जिसमें उसे एक वीडियो कैमरा और साइकिल भी मिलती है। वो साइकिल, वीडियो कैमरा और कुछ जरूरी सामान को रस्सी के जरिए डैनियल को ऊपर खींचने के लिए कहती है कि तभी उसे गुफा की एक तरफ से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, अंधेरे में वहां कोई था जिसके लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यह हाथ जैसे ही सूरज की रोशनी में आता है जलने लगता है और वापस अंधेरे में चला जाता है। मीना डर के मारे बुरी तरह से डैनियल का नाम चिल्लाती है कि तभी डैनियल रस्सी को नीचे फेंक देता है और मीना गुफा से तुरंत बाहर आ जाती है। इसके बाद ये दोनों ये सारा सामान लेकर वापस कूप पहुंच जाते हैं और मैडलिन को झूठ बोल देते हैं कि उन्हें ये सामान एक बड़े पत्थर के नीचे मिला। फिर मीना मैडलिन को कहती है, आप कहती है ना कि पैदल इस जगह को एक दिन में पार नहीं किया जा सकता, इस साइकिल के जरिए तो किया जा सकता है ना? मैडलिन कहती है, हाँ शायद। तभी इन सभी को डैनियल कूप के अंदर बुलाता है। मीना भी जाने लगती है जब मैडलिन उसे रोकते हुए कहती है, तुमने जरूर कुछ आज ऐसा देखा है जिससे तुम डर गई हो, है ना? मीना कहती है, नहीं तो। मैडलिन कहती है, बताओ मुझे तुमने क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। उधर अंदर डैनियल ने उस वीडियो कैमरा को टीवी के पावर सप्लाई के जरिए ऑन कर लिया था। ये सभी इस कैमरा को रात में कूप के बाहर रखने का फैसला करते हैं ताकि वॉचर्स को देख सकें। रात को ये सभी वॉचर्स का इंतजार करने लगते हैं जब अचानक दरवाजे पर बहुत जोर की दस्तक होती है। कैमरे में इन लोगों को कोई इंसान बाहर खड़ा दिखता है जो बहुत जोर जोर से खांस रहा था। सियरा कहती है, अरे ये तो जॉन है। वो दौड़कर दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन मैडलिन उसे याद दिलाती है कि रात को कुछ भी हो जाए हमें इस दरवाजे को नहीं खोलना, ये जरूर वॉचर्स की कोई चाल है। डैनियल कहता है, अगर ये जॉन नहीं भी है तो कोई इंसान बाहर है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैडलिन कहती है, वॉचर्स इंसानी जान को कभी नहीं बख्शते, हमें दरवाजा नहीं खोल सकते। फिर मैडलिन मीना से दोबारा पूछती है, सच कहो मीना, तुम आज दिन में कहाँ गई थी? मीना डरते हुए कहती है, मैं वॉचर्स की गुफा में गई थी। मैडलिन कहती है, हे भगवान। तभी सियरा कहती है, बाहर जॉन है, मैं उसके लिए दरवाजा खोल रही हूँ। मैडलिन कहती है, अच्छा रुको, दरवाजा खोलने से पहले जॉन से कोई ऐसी चीज पूछो जो सिर्फ तुम्हें और उसे पता है। सियरा बाहर खड़े जॉन से पूछती है, जॉन क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी फेवरेट बुक का नाम क्या है? लेकिन बाहर खड़ा जॉन सियरा के सवाल का जवाब नहीं दे पाता। सियरा कहती है, तुम जानते हो जॉन उस किताब का नाम, क्योंकि तुम हमेशा कहते थे कि ये किताब तुम्हें मेरी याद दिलाती है। लेकिन जॉन सियरा को दरवाजा बार बार खोलने के लिए कहने लगता है। सियरा कहती है, जॉन के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैडलिन कहती है, ये वॉचर्स हैं, हर रात वो यहाँ आते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के दिन वो यहाँ नहीं आएंगे? तभी बाहर खड़ा जॉन कहता है, वो लोग आ रहे हैं सियरा, प्लीज दरवाजा खोलो। सियरा कहती है, जॉन एक काम करो, तुम्हारे पैरों के पास एक कैमरा रखा है, उसे अपने चेहरे पर लेकर आओ ताकि हम लोग देख सकें कि वाकई में ये तुम हो कि नहीं। जॉन कैमरा को अपने चेहरे के पास लेकर आता है। टीवी में कूप के अंदर सभी देखते हैं कि वाकई में वो जॉन था। लेकिन तभी वॉचर्स उसे खींच कर ले जाते हैं और कैमरे को भी तोड़ देते हैं। तभी अचानक बहुत जोर जोर से चीखो पुकार और गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद जोर जोर से वॉचर्स कूप के शीशे पर मारने लगते हैं। ये सभी शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। सियरा कहती है, हे भगवान, वॉचर्स शीशे को तोड़कर अंदर आने वाले हैं। मैडलिन कहती है, अगर ये शीशा टूटा तो आज हम मारे जाएंगे। वॉचर्स और जोर से शीशे पर मारने लगते हैं, जिसके कारण शीशे में दरार पड़ने लगती है। मैडलिन सभी को बचाने के लिए आगे खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी एकदम शांति छा जाती है। अगले दिन मैडलिन सारा सामान वापस वॉचर्स की गुफा में फेंक देती है और कहती है, हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर वो मीना को कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना? मीना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। उधर गुफा की गहराई में तभी एक वॉचर उस गिरी हुई साइकिल को अंधेरे में खींच लेता है। इस घटना के बाद
काफी समय बीत जाता है और सर्दियां आ चुकी होती है, जिस कारण दिन छोटे हो चुके थे और सर्दियां बहुत भयंकर हो चुकी थी। जंगल अब इन पर हावी होने लगा था, जिस कारण मीना को अपनी वो याद भी दोबारा से दिखने लगती है, जिसमें वो और उसकी जुड़वा बहन अपनी माँ के साथ कार में कहीं जा रही होती है। जब उसकी बहुत जिद करने के कारण उसकी माँ का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उसकी माँ की मौत हो जाती है। हालांकि इस जंगल से निकलना अब नामुमकिन हो चुका था, लेकिन फिर भी मीना इस जंगल और इन लैंडमार्क्स को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी और जगह जगह निशान लगा रही थी। मीना धीरे धीरे कूप के फर्श पर भी जंगल का पूरा नक्शा बना रही थी। बाकी लोगों का भी हाल ऐसा ही था, उन पर भी अब जंगल हावी होने लगा था। डैनियल और मैडलिन आपस में अब बात बात पर लड़ने लगे थे और सेरा भी खोई खोई सी रहने लगी थी। एक दिन मीना जंगल से वापस कूप में पहुंचती है। सियरा खिड़की के सामने बैठी होती है, जिसे मीना बताती है कि डैनियल और मैडलिन आज भी लड़ रहे थे। सियरा कोई जवाब नहीं देती। मीना दोबारा से जंगल के मैप पर काम करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि सियरा अपनी जगह से गायब है। वो तुरंत उसे ढूंढते हुए वॉचर्स की गुफा के पास पहुंचती है, जिसके किनारे पर वो सियरा को खड़ा पाती है। मीना कहती है, सियरा रात होने वाली है, चलो यहाँ से। सियरा कहती है, उस दिन जॉन मेरे से कुछ ही दूरी पर था, हमें उसे बचा लेना चाहिए था। मुझे लगता है वॉचर्स उसे यहीं लेकर गए होंगे, मुझे भी उसके पास होना चाहिए। मीना कहती है, सियरा तुम अपने दिमाग से काम नहीं ले रही हो, नीचे तुम्हारा जॉन नहीं है, हम सब इस जंगल के कारण पागल हो गए हैं। तभी इन दोनों को मैडलिन की चीखने की आवाजें आती हैं। ये उस दिशा में दौड़ पड़ती हैं और देखती हैं कि डैनियल ने मैडलिन को एक रस्सी से बांध दिया होता है। मैडलिन इन दोनों को देखकर कहती है, ये लड़का पागल हो चुका है। तभी डैनियल कहता है, अब यहाँ हमारे रूल्स चलेंगे। ये कहकर वो भाग जाता है। सियरा भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है और मीना मैडलिन की रस्सियां खोलने लगती है। मैडलिन मीना को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जंगल इंसान को पागल कर देता है, हमें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। मीना और मैडलिन जैसे ही वापस पहुंचते हैं, डैनियल ने कूप का दरवाजा बंद कर दिया था। इन दोनों के लाख कहने पर भी वो दरवाजे को नहीं खोलता। तभी जंगल के पंछी भागने लगते हैं। सूरज डूब चुका था और वॉचर्स के आने का वक्त हो गया था। मैडलिन मीना को कहती है, आओ मेरे साथ। उधर अंदर सियरा डैनियल को कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डैनियल कहता है, बहुत हो गया मैडलिन के हिसाब से चलना, अब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, आओ मेरे साथ। शीशे के आगे खड़े होने का वक्त हो गया है, वॉचर्स आते ही होंगे। उधर बाहर मैडलिन मीना को लेकर एक सड़े हुए पेड़ के खोखले हिस्से में छिप जाती है, ताकि इन लोगों की गंध इस सड़े हुए पेड़ की गंध में छुप जाए और वॉचर्स को इनके बाहर होने का पता न लगे। मीना और मैडलिन बाहर से कूप की तरफ देख रहे होते हैं जब अचानक मीना के ऊपर कुछ पानी जैसी चीज गिरती है। वो ऊपर देखती है, ये असल में एक वॉचर्स के मुंह से गिर रही लार थी। मैडलिन तुरंत मीना का मुंह बंद कर देती है, जो डर के मारे चीखने ही वाली थी। लंबे लंबे हाथ, लंबे बाल और तीखे तीखे दांतों वाला ये वॉचर इनके ऊपर चलकर कूप की तरफ जाता है और खड़ा हो जाता है और फिर बहुत जोर से अजीब सी आवाज में चीखता है। तभी अचानक बहुत सारे वॉचर्स मीना और मैडलिन के ऊपर से होते हुए गुजरते हैं और फिर कूप की तरफ बढ़ने लगते हैं। अंदर डैनियल सियरा का हाथ थामे खड़ा होता है, जो अचानक चीख चीख कर कहने लगता है, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। उसके ऐसा कहते ही सारे वॉचर्स जंगल में मैडलिन और मीना को ढूंढने के लिए यहाँ वहां भाग जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर ये दोनों वापिस कूप के दरवाजे पर आ जाते हैं। मीना डैनियल को कहती है, तुम जानते हो डैनियल, 15 साल पहले मेरी गलती के कारण मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिस गलती को मैं आज तक भुला नहीं पाई हूँ। ये गिल्ट मुझे आज तक चैन से नहीं जीने देता। मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरा यकीन करो, अगर आज हम दोनों मारे गए तो इसका गिल्ट तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए मैं कहती हूँ दरवाजा खोल दो। डैनियल दरवाजा खोल देता है। मीना तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। वॉचर्स दोबारा से वापस आ गए थे। ये चारों लाइन से दोबारा शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। मैडलिन कहती है, मैं तुम सबको ये बातें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ चुका है। मैं यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाती थी, खासकर लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं। तुम लोगों के विपरीत मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, क्योंकि मैं कूप और इस जंगल के रहस्य के बारे में पहले से ही जानती थी। एक दिन मुझे शिकार से वापस लौटने में देर हो गई और अंधेरा हो ही चुका था, और उस दिन मुझे पता चला कि ये वॉचर्स कितने खतरनाक हैं। डैनियल कहता है, क्या आपने वॉचर्स को देखा है? मैडलिन कहती है, कूप से कुछ ही दूरी पर मुझे उस दिन कुछ ऐसा दिखा जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बाकी सभी कहते हैं, आपको क्या दिखा? मैडलिन कहती है, मैंने अपने आप को देखा, लेकिन वो हूबहू मेरी जैसी नहीं थी।
उसकी बनावट में कुछ कमी थी और वो काफी लंबी और एकदम पतली सी थी। बाकी सभी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता मैडलिन। फिर मैडलिन कहती है ये वॉचर्स एक बहुत ही प्राचीन प्रजाति है जो रूप बदल सकते हैं, जिनके पंख होते हैं और परियों के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और इसलिए ये वॉचर्स हमें रात भर देखते हैं ताकि हमें समझ सके और हम जैसा ही रूप धर सके। हम उनके खिलौने हैं जिसे वो कभी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। तभी कूप के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है और फिर बिल्कुल हूबहू सियरा की आवाज में बाहर से आवाज आती है। तभी शीशे की तरफ बाहर से मैडलिन की आवाज आने लगती है। फिर अचानक डैनियल की आवाज कूप के छत से आने लगती है और फिर अचानक लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है और मीना की आवाज में बाहर से आवाज आती है, डैनियल खोलो ये दरवाजा, खोलो ये दरवाजा। जो भी बातें इन लोगों ने कही थी बिल्कुल हूबहू वैसी ही आवाजों में वॉचर्स बाहर से बोल रहे थे। सियरा कहती है वॉचर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी तुरंत एक टेबल को दरवाजे पर फंसा देते हैं। मैडलिन कहती है ये दरवाजा ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं पाएगा। तभी मैडलिन सभी को कहती है अरे ये क्या है। डैनियल तुरंत कारपेट को हटाकर देखता है, ये एक खुफिया दरवाजा था। ये फटाफट बारी बारी अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही मैडलिन अंदर जाते हुए दरवाजे को लॉक करती है, कूप के गेट और शीशे को तोड़कर वॉचर्स अंदर आ जाते हैं। नीचे पहुंचने पर ये सभी देखते हैं कि एक पूरी लैब किसी ने यहाँ सेटअप की हुई थी, जहाँ पर भरपूर खाना और सोने की जगह थी। इन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतने समय से ये जगह इनके ठीक नीचे थी। इस जगह की छानबीन करते हुए इन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ रहकर इन वॉचर्स को स्टडी कर रहा था। यहाँ पर एक कंप्यूटर भी था जिसे ऑन करने पर इन्हें बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जो प्रोफेसर रोरी किलमार्टे ने रिकॉर्ड की थी। इन वीडियोस के जरिए इन्हें पता लगता है कि प्रोफेसर ने इस जगह को बनाया था ताकि वो इन वॉचर्स को स्टडी कर सके। शुरू में उन्हें लगा कि शीशे के जरिए ये वॉचर्स उन्हें बस हर रात देखने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि ये वॉचर्स रूप बदल सकते हैं और उन्हें देख देख कर खुद को हूबहू उनके जैसा बना सकते हैं। वीडियो से यही पता लगता है कि क्योंकि इस जगह पर मशीनों से काम नहीं हो सकता था, प्रोफेसर ने मजदूरों की मदद से ये जगह बनाई थी। उन्होंने जानबूझकर आसपास की जगहों से ऐसे मजदूरों को चुना जो गरीब और बिना परिवार के थे। हर दिन 13 मजदूर आते थे और रात को प्रोफेसर इन्हें खाना बाहर खाने को कहते थे और खुद कूप में छुप जाते थे, जिसके बाद ये मजदूर मारे जाते थे। आगे इन्हें यही पता चलता है कि प्रोफेसर को एक दिन लाल बालों वाली एक छोटी सी बच्ची इस जंगल में मिली जो असल में एक वॉचर थी, लेकिन वो अपने झुंड से अलग इस जंगल में रह रही थी। वो उन वॉचर्स की तरह खूंखार नहीं थी और बहुत मासूम थी। इन वीडियोस में प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि सोचो अगर हम इनकी इस डुप्लीकेशन की शक्ति का राज जान लें तो ये इंसानी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ऐसी शक्ति जिससे इंसान मौत को भी हरा देगा। प्रोफेसर किसी तरह इस वॉचर को पकड़ लेते हैं और इस बेसमेंट में बनी जेल में बंद कर देते हैं ताकि उसे स्टडी कर सके। वीडियो में ये सभी देखते हैं कि वो इस वॉचर से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो वॉचर बहुत ज्यादा हिंसक हो जाती है। प्रोफेसर के आखिरी वीडियो में उन्हें 300 दिन हो चुके थे। जिस वॉचर को उन्होंने पकड़ा था वो जेल तोड़कर सीढ़ियों से ऊपर चली गई थी, जिसे प्रोफेसर अब मारने का फैसला कर चुके थे। उनके मुताबिक इस जीव के दिल में एक गोली मारने से ये मर जाएगी, इसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेंगे। वो वीडियो में कहते हैं कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, इन जीवों को बस में नहीं किया जा सकता। फिर ऊपर जाने से पहले वो कहते हैं लैंडमार्क 134 के पार जो नदी जहाँ से पंछियों का झुंड उड़कर जाता है, वहाँ मैंने अपने लिए एक नाव रखी है। शायद मैं तो वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उस नाव के जरिए तुम यहाँ से निकल सकते हो। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें पंछियों को फॉलो करना होगा। एक और चीज, यूनिवर्सिटी में मेरी ऑफिस में इस रिसर्च से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे भी नष्ट कर देना। कुछ चीजों को इतिहास में ही दफन होने दिया जाए तो बेहतर है। इसके बाद प्रोफेसर सीढ़ियों से ऊपर कूप में जाते हैं। उस जीव के गुर्राने की आवाज आती है और फिर 2 गोलियां चलती हैं। अगले दिन ये सभी सुबह होते ही बाहर निकलते हैं। इस लैब के ऊपर मौजूद कूप को उन वॉचर्स ने बुरी तरह से तोड़ दिया था। ये सभी तुरंत घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मैडलिन सभी को कहती है ये जंगल हमें हर तरह से भ्रमित करने की कोशिश करेगा। चाहे कुछ हो जाए हमें नहीं रुकना और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, ठीक है? क्योंकि मीना ने इस जंगल को काफी अच्छे से समझ लिया था और हर रास्ते पर निशान लगाए थे, इन्हें आगे बढ़ने में काफी फायदा होता है। कुछ समय बाद ये सभी 134 लैंडमार्क के पास पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मीना अपने तोते को भी छोड़ देती है, जिसके बाद ये सभी इस तोते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।
आगे बढ़ते हुए ये एक जगह पहुंचते हैं जहां एक गोल पत्थर के ऊपर इन वॉचर्स की नक्काशी की गई थी। मैडलिन कहती है, ऐसा कहा जाता है कि वॉचर्स पहले इंसानों के साथ ही रहते थे, जिन्हें इंसान भगवान की तरह मानते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान इन जीवों की शक्तियों से डरने लगा। इंसान और वॉचर्स के बीच एक भयंकर जंग हुई, जिसमें इंसान ने इन्हें हराकर हमेशा के लिए जमीन के अंदर बहुत गहराई में इस गुफा के अंदर भेज दिया और इस गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। करोड़ों सालों तक वॉचर्स धरती के अंदर बंद रहे और जब बाहर निकले उनके पंख और उनकी शक्तियां जा चुकी थी। वो हमेशा के लिए इस जंगल में बंदी बनकर रह गए थे। इसके बाद दोबारा से ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए मीना को जंगल में दूर फिर से वो खुद और उसकी बहन भागती हुई दिखती है, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देती और लगातार आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। मैडलिन सभी को कहती है, आगे बढ़ते रहो, मुझे लगता है हम किसी भी वक्त नदी के पास पहुंचने वाले हैं। फिर अचानक तेज बारिश होने लगती है। मीना कहती है, हम ऐसी बारिश में नहीं निकल पाएंगे इस जंगल से, लेकिन मैडलिन सभी को लगातार चलते रहने के लिए कहती है। तभी अचानक जंगल से पंछियों का झुंड तेजी से जंगल से बाहर की तरफ उड़ने लगता है और फिर इन्हें वॉचर्स की चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें भी आने लगती हैं। मैडलिन सभी को कहती है, भागो, हम लोग बस अब पहुंचने ही वाले हैं। उधर ढेर सारे वॉचर्स अपनी गुफाओं से बाहर निकलने लगते हैं और अपने मुखिया के इशारे पर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर ये सभी आखिरकार नदी के पास पहुंच ही जाते हैं। सियरा और डैनियल खुशी से पागल हो जाते हैं। इन्हें प्रोफेसर की नाव भी मिल जाती है। ये सभी नाव की तरफ दौड़ पड़ते हैं जब अचानक डैनियल को पीछे से कोई पुकारता है। ये जॉन था जो रेंगते हुए उसे बुला रहा था। मैडलिन के मना करने के बावजूद भी वो जॉन की तरफ बढ़ने लगता है। उधर मैडलिन, सियरा और मीना नाव को सीधा कर नदी में उतारने लगते हैं जब उन्हें भी एहसास होता है कि डैनियल उनके साथ नहीं है। ये सभी पीछे देखती हैं कि डैनियल जॉन को घसीटता हुआ इनकी तरफ लेके आ रहा था। सियरा चीखते हुए कहती है, नहीं डैनियल, वो जॉन नहीं है। उधर डैनियल ने जिसे जॉन समझकर पकड़ा हुआ था वो जॉन नहीं बल्कि वॉचर्स की मुखिया थी। मीना और सियरा कहती है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैडलिन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। ये दोनों चीखते हुए डैनियल को भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो वॉचर डैनियल के टांगों पर जोर से पंजा मार देती है। सियरा और मीना चीख पड़ती हैं। फिर वो वॉचर जमीन पर घुटनों के बल गिरे हुए डैनियल के माथे पर अपने लंबे लंबे नाखूनों से एक अजीब सा निशान बनाती है और फिर मैडलिन, सियरा और मीना के सामने उसके गले के मांस को अपने पंजों से उखाड़ फेंकती है। फिर ये वॉचर अपने रूप को अब डैनियल जैसा बना लेती है। मैडलिन, सियरा और मीना नाव की मदद से जंगल से दूर जाने लगते हैं जब वो देखती हैं कि बहुत सारे वॉचर्स नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। इन सब ने भी अपना रूप अब डैनियल जैसा कर लिया था। मीना मैडलिन से पूछती है, ये तैरकर तो नहीं आ जाएंगे हमारे पीछे? मैडलिन कहती है, नहीं, ये वॉचर्स जंगल को छोड़ नहीं सकते। उधर नदी में इन लोगों को दूर जाता देख इन वॉचर्स की मुखिया बुरी तरह से गुस्से से चीखती है। अगले दिन नदी के जरिए ये तीनों रिहायशी इलाके में पहुंच जाती हैं और एक बस के जरिए वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में मीना बाकी दोनों को कहती हैं, मैं कल यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर के कहे मुताबिक उनके सारे वॉचर्स से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट कर दूंगी। अगले दिन मीना यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और वहां के अथॉरिटी को प्रोफेसर किलमार्टिन को अपना अंकल बताकर प्रोफेसर के ऑफिस में घुस जाती है, जहां उसे वो दस्तावेज मिल जाते हैं जिसके बारे में प्रोफेसर ने बताया था। इन दस्तावेज के जरिए मीना को पता चलता है कि इंसानी इतिहास में वो वक्त एक सुनहरा वक्त था जब इंसान और ये परियां एक साथ रहा करती थी। इन परियों में से कुछ ने इंसान के साथ शादी की और बच्चे भी पैदा किए, जो इंसान और परियों के खून से मिलकर बने हुए हाफ ब्लड्स या हाफलिंग्स थे और रूप बदलने की शक्ति में इतने कुशल थे कि वो मरे हुए लोगों की भी नकल कर सकते थे। इंसान और परियों की जंग के बाद हालांकि ऐसा मान लिया गया था कि ये हाफलिंग्स खत्म हो गए, लेकिन प्रोफेसर के मुताबिक ये अभी भी जिंदा है। इसके बाद मीना प्रोफेसर के ऑफिस से जाने लगते हैं जब अचानक उसका ध्यान एक फोटो पर जाता है, जिसे देख वो चौंक पड़ती है। कुछ समय बाद वो सियरा के घर पहुंचती है और उसे प्रोफेसर की कुछ फोटोज दिखाती है। सियरा हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो मैडलिन है, लेकिन अगर वो प्रोफेसर की पत्नी थी तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? मीना कहती है, एक और हैरान करने वाली बात जानती हो क्या है? प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन मर चुकी है और मेरे ख्याल से प्रोफेसर ने जिस वॉचर को पकड़ कर रखा हुआ था, शायद प्रोफेसर उसे अपनी पत्नी में बदलना चाहते थे। सियरा कहती है, लेकिन वॉचर्स तो सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते। मीना कहती है, शायद वो वॉचर कुछ अलग थी। मैडलिन एक वॉचर है सियरा। इसके बाद ये दोनों मैडलिन का इंतजार करने लगते हैं।
मीना ने उसे भी सियरा के घर पर बुलाया था। मैडलिन आ जाती है, लेकिन मीना देखती है गाड़ी से मैडलिन नहीं बल्कि सियरा उतरती है। तभी उसके सामने खड़ी सियरा बोलती है, काफी हद तक मैंने सियरा का रूप अच्छा ले लिया था, है ना? मीना पीछे हटने लगती है। उसी पल सियरा घर के अंदर आती है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वॉचर सियरा के पीछे पहुंच गई होती है और जॉन का रूप धरकर सियरा को एक फोटो फ्रेम से सर पर मारकर बेहोश कर देती है। मीना ये देख भागने लगती है, लेकिन वो वॉचर उसे भी बड़ी तेजी से पकड़ लेती है और कहती है, हम लोग एक समय पर इस धरती पर भगवान के रूप में पूजे जाते थे और तुम इंसानों की वजह से हमें कीड़ों की तरह धरती के अंदर रहना पड़ा। जिसके बाद वो मीना को उठाकर दीवार पर दे मारती है। मीना रेंगते हुए जॉन से दूर जाने लगती है और कहती है, मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारी सच्चाई। अब उस वॉचर ने डैनियल का रूप धर लिया था, जो कहती है, मैंने पहले भी इंसानों पर भरोसा करके गलती की है। मीना कहती है, आपने हमें अपने बच्चों की तरह कूप में संभाला था, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती। वो वॉचर कहती है, मैं तो बस तुम सबको नजदीक से पढ़ रही थी। सच में मीना, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम ना होती तो मैं कभी उस जंगल से निकल नहीं पाती। फिर वो वॉचर मीना को खींचकर बाहर ले आती है। अब वो मैडलिन का रूप धर लेती है। फिर वो कहती है, मैं हमेशा से ही उस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। तुम नहीं जानती कि वो लोग मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे। जब मैं पैदा हुई उन्होंने मेरा नाम रखा एन रॉकटॉन, जिसका मतलब होता है अजीब, क्योंकि मैं दिन के उजाले में भी चल सकती थी। जब मैं प्रोफेसर से मिली मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे वादा किया कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे मारने की कोशिश की, जिसके कारण मुझे उन्हें मारना पड़ा। वो धीरे धीरे अब अपना रूप बदलकर प्रोफेसर जैसी हो गई थी। फिर वो कहती है, मैं अब दोबारा इंसानों के झांसे में नहीं आऊंगी। मीना भागकर घर के अंदर आ जाती है। वो वॉचर भी उसके पीछे पीछे घर की तरफ आने लगते हैं। मीना घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आयन रॉकटॉन फिर से उसे पकड़ लेती है। इस बार वो मीना का रूप धर चुकी थी। वो मीना को गले से उठाकर कहती है, भागने का कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। तुम वैसे भी जीने की हकदार नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ की मौत हुई। फिर वो अपने नाखून से मीना के हाथ पर एक प्राचीन निशान बनाती है और उसका दम घोटने लगती है। तभी मीना कहती है, तुम्हें प्रोफेसर ने कभी नहीं बताया कि क्यों तुम दिन के उजाले में चल सकती हो, है ना? आयन रॉकटॉन उसे छोड़ देती है और कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? मीना उसे बताती है कि प्रोफेसर के दस्तावेजों से मुझे पता चला कि इंसान और वॉचर्स पहले एक साथ रहते थे और कुछ ने तो आपस में शादी भी की, जिनके बच्चों को प्रोफेसर ने नाम दिया हाफलिंग्स। तुम आधी वॉचर और आधी इंसान हो, इसलिए तुम दिन के उजाले में भी चल सकती हो। मुझे ऐसा लगता है तुम भी कहीं ना कहीं अंदर इस बात को जानती हो। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं तुम इंसानों से नफरत नहीं करती, तुम एक शैतान नहीं हो। तभी आयन रॉकटॉन को कुछ होने लगता है और अचानक जो भी रूप उसने धारण किए थे वो उन सब में बदलने लगते हैं। मीना कहती है, तुम्हारे जैसे हाफलिंग्स और भी हैं इस दुनिया में, तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। तभी आयन रॉकटॉन चीखती है, जिसके कारण एक तेज रोशनी चमकती है और अचानक उसके पंख निकल आते हैं। वो उड़ते हुए घर से बाहर चली जाती है। मीना बाहर आकर देखती है आयन रॉकटॉन अपने असल रूप में आ चुकी थी। जाने से पहले वो मीना को कहती है, जो भी तुमने कहा मैं आशा करती हूँ वो सच होगा। फिर वो उड़कर चली जाती है। इसके बाद मीना सियरा से मिलती है, वो ठीक थी। कुछ समय बाद मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से भी अपने रिश्ते ठीक कर लेती है। उधर इनके घर के बाहर एक लाल बालों वाली छोटी लड़की खड़ी थी, जो कि आयन रॉकटॉन थी। वो अभी भी मीना पर नजर रख रही थी।